जय हिंद साथियों। शुरुआत करते हैं 5 जनवरी 2025 के डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस की। इंडिया ने अपडेट किया है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज में फोर्थ बाईइनियल अपडेट रिपोर्ट। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये कौन से नंबर की रिपोर्ट है। सबसे पहले तो ये देखिए, तो ये फोर्थ बाईइनियल अपडेट रिपोर्ट है। ठीक है, अब हम लोग अलग अलग टुकड़ों टुकड़ों में देखेंगे कि एक्चुअल में चीज़ें क्या क्या है। सबसे पहले तो ये है कि ये बाईइनियल रिपोर्ट होती है, मतलब हर 2 साल में सबमिट की जाती है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, हर 2 साल में ये रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज में सबमिट की जाती है। ठीक है, बाईनियल का क्या मतलब होता है, हर 2-2 साल में जिसको किया जाता है। ठीक है, या जो 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 चीज़ 2-2 साल में होती है उनको बाईनियल कहा जाता है। ठीक है, पहली बार कब रिपोर्ट सबमिट की गई थी? पहली बार 2014 में ये रिपोर्ट सबमिट की गई थी। ठीक है, पहली बार 2014 में ये रिपोर्ट सबमिट की गई थी। ठीक है, अब ये किस चीज़ की अपडेट है, यहाँ पे लिखा है ना बाईनियल अपडेट रिपोर्ट। तो ये क्या अपडेट करती है? तो ये जीएचजी एमिशन से रिलेटेड जितने भी काम हुए, ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन को कम करने के लिए जितने भी प्रयास हुए हैं, जितने भी मिटिगेटिंग एक्शंस लिए गए हैं, जितनी भी स्कीम्स चलाई गई हैं, उन चीज़ों को रिपोर्ट करती है ये अपडेट रिपोर्ट। ठीक है, उन चीज़ों को अपडेट करती है ये रिपोर्ट, फोर्थ बाईनियल अपडेट रिपोर्ट। ठीक है, तो आप हमको ये बताइए कमेंट सेक्शन में किन किन गैसेस को कंसिडर किया जाता है एज ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए, देखें आप लोग कितना ज़्यादा जागरूक हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया जाता है इस रिपोर्ट में? इस रिपोर्ट में ये बताया जाता है कि भारत क्या क्या काम कर रहा है ग्रीन हाउसेज गैसेस एमिशंस को कम करने के लिए। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस को कम करने के लिए जो कोयले से गैस निकलती है ना, जो व्हीकल से गैस निकलती है, जो इंडस्ट्री से गैस निकलती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारी जो गैसेज हैं वो क्या करती हैं, वो तापमान बढ़ाती है ना, वो क्या करती है, एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती है और साथ ही साथ तापमान बढ़ाती है। तो इनको कम करने के लिए खासा जोर दिया जा रहा है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए खासा जोर दिया जा रहा है। अब ये कैसे कम होंगी? ये 2 तरीकों से कम होती है। ठीक है, जीएचजी एमिशंस को कम करने के लिए क्या तरीके होते हैं? तो या तो आप जीएचजी का यूज कम करें, और या तो जो जीएचजी निकल रही हैं, ग्रीन हाउस गैसेस एमिट हो रही हैं, उनको एब्जॉर्ब करें। ठीक है, तो जो एब्जॉर्ब करने की जो टेक्निक होती है उसको हम कार्बन सिंक कहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कार्बन सिंक कहते हैं। जो कार्बन को एब्जॉर्ब कर ले, जो कार्बन एमिट हो रहा है उनको एब्जॉर्ब कर ले, जो टेक्निक उसको हम, या जो एपरेटस या जो स्ट्रक्चर, उसको हम कार्बन सिंक कहते हैं। सबसे बड़ा कार्बन सिंक क्या है? सबसे बड़ा कार्बन सिंक है फॉरेस्ट या ट्रीज। ठीक है, पेड़ पौधे सबसे बड़े एब्जॉर्ब करते हैं, सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन को। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो 2 तरीके होते हैं, क्या तो या तो जीएचजी का एमिशन जो है वो कम किया जाए, या तो अगर एमिशन ज़्यादा हो रहा है तो कुछ ऐसा किया जाए कि कार्बन सिंक डेवलप किया जा सके। ठीक है, अब जीएचजी एमिशंस कम कैसे किए जा रहे हैं? तो जैसे नेशनल सोलर मिशन लॉन्च किया जा रहा है ना, ई व्हीकल्स, ईवी को सपोर्ट मिल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जीएचजी एमिशंस कम किए जा सकें, लोग कोल और पेट्रोल से दूर होके इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड व्हीकल्स पे शिफ्ट हो जाएं, ट्रांजिशन कर जाएं, है ना। तो ये जीएचजी एमिशन को कम करने का तरीका है। ठीक है, और क्या तरीका हमने आपको बताया? और कार्बन सिंक डेवलप करने का। अब आप देखते होंगे हर साल कितने पेड़ लगाए जा रहे हैं, है ना, कितने ट्री कवर बढ़ाए जा रहे हैं, फॉरेस्ट कवर को एनहांस किया जा रहा है। तो ये सब क्या होती है? ये कार्बन सिंक जनरेशन कैपेसिटी होती है। ठीक है, कार्बन सिंक को एनहांस करने की ये कैपेसिटी होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जितनी भी हो रही हैं, ये सारे मिटिगेटिंग एक्शंस जितने भी लिए जा रहे हैं, वो सारे इस रिपोर्ट में समाहित किए जाते हैं, इस रिपोर्ट में अपडेट किए जाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग चर्चा करेंगे स्पेसिफिकली कि कितना क्या काम किया गया है और कितना चेंज आया है इंडिया के जीएचजी गैसेस यूसेज में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ जीएचजी एमिशंस की बात करें, 2020 के डेटा के मुताबिक ये डिक्रीज हुआ है बाय 7.9% कंपेयर टू 2019। ठीक है, 2019 के कंपैरिजन में 2020 में जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन था वो कम हुआ है बाय 7.93%। एकदम डायरेक्ट डेटा है, आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है। फिर यहाँ पे बताया जाता है कि सेक्टर वाइज एमिशंस कहाँ कहाँ से ग्रीन हाउस गैसेस एमिट हो रही हैं सबसे ज़्यादा। तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा तो एनर्जी से एमिट हो रही है ना, 75.66%। फिर एग्रीकल्चर से एमिट हो रही हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर से एमिट हो रही हैं। फिर कहाँ से? फिर इंडस्ट्रियल प्रोसेस एंड प्रोडक्ट यूज से एमिट हो रही हैं ग्रीन हाउस गैसेस, जिसका लगभग 8.06% है। और वेस्ट से भी देखिए एमिट हो रही है। ठीक है, 2.56%, जो कि काफ़ी कंसिडरेबल परसेंट है, वो भी वेस्ट से क्या हो रहे हैं? एमिट हो रहे हैं। ठीक है,
अब बात करते हैं एमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी की। तो एमिशन इंटेंसिटी कितनी कम हुई है? तो एमिशन इंटेंसिटी रिड्यूस हुई है बाय 36% फ्रॉम 2005 टू 2020। ठीक है, तो इन 15 सालों में 2005 से 2020 के बीच में 36% तक एमिशन इंटेंसिटी कम हुई है। ठीक है, एमिशन इंटेंसिटी कम हुई है। ठीक है, फिर नॉन फॉसिल सोर्सेज की बात करें। नॉन फॉसिल सोर्सेज कौन से होते हैं? जो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी नहीं होते हैं। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कौन सी होती हैं? जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, गैस हो गया, कोल हो गया, ये सब फॉसिल सोर्सेज है ना, जीवाश्म। नॉन फॉसिल सोर्स क्या है? गैर जीवाश्म चीज़ें क्या है? जो सन है ना, जैसे हाइड्रो पावर है, सोलर एनर्जी है, ये सब नॉन फॉसिल सोर्सेज होते हैं। तो अब नॉन फॉसिल सोर्सेज 2024 का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है? तो कॉन्स्टिट्यूट 46.52% ऑफ इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी। ठीक है, तो जो 46% हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जो बिजली जनरेट होती है, उसका 46% जो है वो नॉन फॉसिल सोर्स से जनरेट किया जाता है। ठीक है, एज ऑफ अक्टूबर 2024। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा डेटा है, आप याद कर सकते हैं। अगर प्रीलिम्स में नहीं काम आएगा तो मेंस में तो डेफिनेटली आपको काम आएगा ही। ठीक है, 46.52% जो है इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिक जनरेशन कैपेसिटी नॉन फॉसिल सोर्सेज से की जा रही है। ठीक है, इसके बाद कार्बन सिंक जनरेशन, मतलब कितने ज़्यादा पेड़ पौधे लगा लिए गए हैं। तो एडिशनल 2.29 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएटेड थ्रू फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। ठीक है, तो 2005 से 2021 के बीच में 2.29 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन सिंक जो है डेवलप किया गया है थ्रू फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। ठीक है, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर देखें तो करेंटली एट 25.17% ऑफ द कंट्रीज टोटल जोग्राफिकल एरिया एंड इट हैज कंसिस्टेंटली इंक्रीज। ठीक है, तो ये बात हो गई इंडिया के 4th बाइनल अपडेट रिपोर्ट जो कि सबमिट किया गया है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज में। पहली बार इस कब सबमिट किया गया था ये रिपोर्ट को? तो 2014 में सबमिट किया गया था, और उसके बाद हर 2-2 साल पे अपडेट करना होता है। ठीक है, कि क्या क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं, क्या क्या मिटिगेशन एक्शंस लिए जा रहे हैं, ताकि जीएचजी एमिशंस या तो कम हो या तो कार्बन सिंक एनहांस की जा सके। ठीक है, डायनामिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट 2024 की चर्चा करते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये रिपोर्ट, तो ध्यान देना है आपको कि डायनामिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट किसने असेस की है, किसका पब्लिकेशन है ये, या किसने असेसमेंट किया है? तो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने इन कोलैबोरेशन विद स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ने क्या किया है? डायनामिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट कंडक्ट किया है। ठीक है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। ठीक है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर रिपोर्ट क्या होता है इसमें जो ग्राउंड वाटर है उसके बारे में चर्चा की जाती है, उसके बारे में असेसमेंट किया जाता है कि कितना ज़्यादा ग्राउंड वाटर रिचार्ज हुआ है, कितना ज़्यादा एक्सट्रैक्ट हुआ है ना, क्या एक्सट्रैक्शन का रेट रहा है, कितना निकाला जा रहा है ग्राउंड वाटर, किस दर से निकाला जा रहा है, ये सारी बातें इसमें की जाती हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले टोटल एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज। ठीक है, तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज कितना हुआ है? 446.90 बिलियन क्यूबिक मीटर। ठीक है, डायरेक्टली याद करिएगा, 446.90 बिलियन क्यूबिक मीटर जो है ये डेटा है आपके सामने, जो कि टोटल एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज रहा है। ठीक है, 446.90 बिलियन क्यूबिक मीटर। कितना एक्सट्रैक्ट किया गया है, कितना निकाला गया है, ये तो जमा हो गया था 446, तो कितना निकाला गया है? तो एनुअल ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्टेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्स है वो है 406.19 बिलियन क्यूबिक मीटर, मतलब इतना निकाला जा सकता है। पर एक्चुअल में कितना निकाला गया है, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन कितना निकाला गया है? तो वो 245.64 बिलियन क्यूबिक मीटर निकाला गया है। ठीक है, एवरेज स्टेज ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन है तो 60% तक ये निकाला जा चुका है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि 446.90 बिलियन क्यूबिक मीटर जो है ये टोटल एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज है 2024 ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट के अनुसार। एक्सट्रैक्टेबल कितना है? 406.19 बिलियन क्यूबिक मीटर। कितना निकाला गया है? तो 245.64 बिलियन क्यूबिक मीटर निकाला जा चुका है। ठीक है, और ये लगभग हो जाता है 60.47% का। ठीक है, क्लासिफिकेशन देखें 6746 असेसमेंट यूनिट्स का। अब यूनिट्स क्या होते हैं? छोटे छोटे ग्राउंड वाटर जहाँ पे इकट्ठा होते हैं उनको असेस किया जाता है कि उनकी कंडीशन क्या है, क्या वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड है, बहुत ज़्यादा उनसे पानी निकाला जा चुका है, या वो सेफ हैं या क्रिटिकल है। ठीक है, तो ये बात हम देख लेते हैं। तो जो सेफ की संख्या है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा जो ग्राउंड वाटर है ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट 2020 रिपोर्ट के अनुसार काफ़ी ज़्यादा सेफ है। ठीक है, 73.4% जो है वो सेफ है, सेमी क्रिटिकल 711 है, क्रिटिकल 206 है, ओवर एक्सप्लॉइटेड है 751, तो लगभग 11% क्या है? ओवर एक्सप्लॉइटेड है। सलाइन कितने हैं? सलाइन
जिनमें सॉल्ट की मात्रा होती है, तो 127 या 1.8% जो है असेसमेंट यूनिट्स वो सलाइन है। ठीक है, इंप्रूवमेंट इन ग्राउंड वाटर कंडीशंस देखें 2023 से 2024 के बीच में जो क्या क्या इंप्रूवमेंट हुए हैं ग्राउंड वाटर कंडीशंस में देखें तो यहाँ पे 128 यूनिट्स इंप्रूव्ड हुई हैं, जिनमें परसेंटेज ऑफ ओवर एक्सप्लॉइटेड क्रिटिकल एंड सेमी क्रिटिकल यूनिट्स हैव डिक्लाइंड। ठीक है, तो क्या हुआ है, जो भी एक्सप्लॉइटेड है, ओवर एक्सप्लॉइटेड है, क्रिटिकल या सेमी क्रिटिकल यूनिट्स जितनी भी थी ग्राउंड वाटर यूनिट्स वो सब इंप्रूव हुई है, मतलब उनका रिचार्ज भी ज़्यादा हुआ है और एक्सट्रैक्शन भी कम हुआ है। ठीक है, 2017 के डेटा से कंपैरिजन करें तो ये रिचार्ज बढ़ा है, 15 बिलियन क्यूबिक मीटर के हिसाब से बढ़ा है, और एक्सट्रैक्शन में भी डिक्रीज हुआ है, -3 का बिलियन क्यूबिक मीटर का डिक्रीज भी हुआ है। ठीक है, रिचार्ज फ्रॉम टैंक पॉन्ड्स इंक्रीज फ्रॉम 13.98 बिलियन क्यूबिक मीटर टू 23.4 बिलियन क्यूबिक मीटर। इसी तरीके से सेफ यूनिट का जो परसेंटेज है वो 62% से लगभग 73% तक बढ़ चुका है। ठीक है, उसी तरीके से ओवर एक्सप्लॉइटेड यूनिट जो है, ओवर एक्सप्लॉइटेड यूनिट्स का जो पॉइंट है या ओवर एक्सप्लॉइटेड यूनिट जितनी है वो भी डिक्रीज हुई हैं फ्रॉम 17% टू 11%। ठीक है, एनुअल ग्राउंड क्वालिटी रिपोर्ट पहली बार अडॉप्ट किया गया है, एनुअल ग्राउंड क्वालिटी रिपोर्ट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर ग्राउंड वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग। ठीक है, अभी तक सिर्फ ये मेजर किया जाता था कि कितना रिचार्ज हो रहा है, कितना एक्सट्रैक्ट हो रहा है, पर अब ग्राउंड वाटर की क्या क्वालिटी है, ठीक है, गुणवत्ता ग्राउंड वाटर की क्या है, गुणवत्ता भी जांचने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को अडॉप्ट किया गया है। ठीक है, तो ये मॉनिटरिंग लोकेशंस पे कितने ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग लोकेशन सेटअप किए गए हैं, तो 15,259 लोकेशंस पे ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग अपैरेटस स्ट्रक्चर सेटअप किए गए हैं। ठीक है, क्या क्या कंटैमिनेंट्स मिले हैं, तो नाइट्रेट मिला है 20% सैंपल्स में जहां पे एक्सीड हो रही है परमिसिबल लिमिट, फ्लोराइड की भी लिमिट एक्सीड हुई है और आर्सेनिक की भी लिमिट एक्सीड हुई है। तो आपसे एग्जाम में यही पूछेगा कि ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट 2024 के अनुसार कौन कौन से वो कंटैमिनेंट्स हैं जिनकी परमिसिबल लिमिट एक्सीड हो गई है ग्राउंड वाटर में, तो उसका आंसर क्या होगा, नाइट्रेट होगा, फ्लोराइड होगा और आर्सेनिक होगा। स्टेट वाटर स्पेसिफिक फाइंडिंग्स की बात करें जो कि स्टेट रिलेवेंट है, लोकलाइज्ड स्पेसिफिक फाइंडिंग्स क्या क्या रही हैं, सेफ वाटर सैंपल्स कहाँ कहाँ पे मिले हैं जहाँ पे 100% कंप्लायंस है, तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और जम्मू कश्मीर रीजन में ये सेफ वाटर सैंपल्स मिले हैं जहाँ पे 0 कंटैमिनेंट्स मिले हैं। ठीक है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, जम्मू एंड कश्मीर। वाइड स्प्रेड कंटैमिनेशन मतलब बहुत भयंकर तरीके से कंटैमिनेटेड ग्राउंड वाटर कहाँ पे मिला है, तो राजस्थान, हरियाणा और आंध्र प्रदेश में। नाइट्रेट कंटैमिनेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो राजस्थान में है, तमिलनाडु में है और महाराष्ट्र में है। उसी तरीके से फ्लोराइड कंटैमिनेशन कहाँ पे है, तो ये राजस्थान में है, हरियाणा में है, कर्नाटका में है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। ठीक है, आर्सेनिक कंटैमिनेशन कहाँ पे पाया जाता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्शन होता है ग्राउंड वाटर का, वहाँ पे आर्सेनिक कंटैमिनेशन होता है, जनरली गंगा ब्रह्मपुत्रा फ्लड प्लेन्स में, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा खेती होती है, इसकी वजह से ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड हो जाते हैं। ठीक है, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर, पंजाब, राजनांदगांव रीजन जो छत्तीसगढ़ में आता है, ये सारे जो हैं ये आर्सेनिक कंटैमिनेटेड एरियाज हैं। ठीक है, यूरेनियम कंटैमिनेशन कहाँ कहाँ पे मिला है, तो राजस्थान में मिला है, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। राजस्थान हैड द हाईएस्ट कंटैमिनेशन, ठीक है, फॉलोड बाय पंजाब। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे यूरेनियम कंटैमिनेशन मिला है, राजस्थान में मिला है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहाँ पे है, राजस्थान में है, दिल्ली में है, गुजरात में। ठीक है, ग्राउंड वाटर सुटेबिलिटी फॉर इरिगेशन भी एक चीज़ बताई गई थी कि क्या क्या वहाँ पे इरिगेशन कहाँ कहाँ पे सुटेबल करना है, या ये भी एक मतलब असेस करके बताया गया था। ठीक है, तो कौन कौन से इंडिकेटर्स असेस किए गए थे ग्राउंड वाटर सुटेबिलिटी के लिए, तो सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो और रेसिडुअम सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, और कौन कौन से स्टेट से जो एक्सीलेंट इरिगेशन सुटेबिलिटी के लिए जाने जाते हैं, तो असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। ठीक है, विद और कहाँ पे हाई सोडियम रेंज मिले थे, तो राजस्थान में बहुत हाई सोडियम रेंज मिला था, फॉलोड बाय गुजरात एंड देन आंध्र प्रदेश। ठीक है, ग्राउंड वाटर यूसेज इन इंडिया की बात करें तो लार्जेस्ट यूजर है ग्लोबली, तो 25% जो पूरे टोटल ग्राउंड वाटर है उसमें 25% जो भागीदारी है यूज़ करने की वो भारत की है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर कहाँ पे यूज़ होता है, तो खेती में यूज़ होता है, 87% फॉर एग्रीकल्चर एंड 11% फॉर डोमेस्टिक यूज़। ठीक है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की बात करें तो इसके चेयरमैन है डॉक्टर सुनील कुमार अम्बास्त। ठीक है, याद रखिएगा चेयरमैन कौन है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के, तो डॉक्टर सुनील कुमार अम्बास्त हैं। हेडक्वार्टर्स इसका है फरीदाबाद, हरियाणा में, और इस्टेब्लिश किया गया था 1970 में। तो यहाँ पे हमने सारी चर्चा कर ली ग्राउंड वाटर असेसमेंट रिपोर्ट 2024 के बारे में।
स्पोर्ट्स की चर्चा कर लेते हैं। तो 2024 फाइड वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चैंपियनशिप होस्ट की गई थी न्यूयॉर्क यूएसए में। कौन कौन सी डेट को? तो 26 दिसंबर से 31 दिसंबर 2024 तक फाइड वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चैंपियनशिप को होस्ट किया गया था न्यूयॉर्क में, ठीक है। इस टूर्नामेंट में 4 कैटेगरीज थी। कौन कौन सी कैटेगरीज थी? तो विमेन वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप कैटेगरी थी, वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप जो ओपन कैटेगरी थी, ब्लिट्स चैंपियनशिप जो ओपन कैटेगरी थी, और ब्लिट्स विमेंस कैटेगरी थी जो खेली गई थी, ठीक है। तो चारों में हम लोग जल्दी जल्दी देख लेंगे कौन कौन विजेता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप विमेन सेक्शन में वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप जो कि पहली कैटेगरी है इस टूर्नामेंट की, उसमें विनर कौन थी? कुनेरू हम्पी। कुनेरू हम्पी इंडिया की विनर थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि चेस में आजकल इंडिया बहुत कमाल का कंट्रीब्यूशन प्ले कर रहा है। बहुत ज़्यादा विनर्स निकल के आ रहे हैं सामने, और बहुत ही कमिटेड प्लेयर्स भी सामने आ रहे हैं, ठीक है। तो याद रखना है, वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप के विमेन सेक्शन कैटेगरी में कुनेरू हम्पी जो कि इंडिया से आती हैं, उन्होंने आयरीन सुकंदर को हराकर ये खिताब जीता है, ठीक है। आयरीन सुकंदर को हरा के कुनेरू हम्पी ने वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप विमेन सेक्शन में खिताब हासिल किया है। और आयरीन सुकंदर कहाँ से आती हैं? तो ये इंडोनेशिया की खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो इनकी नेशनैलिटी भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई विमेन सेक्शन की, जिसमें कुनेरू हम्पी ने आयरीन सुकंदर को हरा के खिताब जीता है। कुनेरू हम्पी है इंडिया की और आयरीन सुकंदर है इंडोनेशिया की, ठीक है। इसके बाद वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप ओपन सेक्शन की बात करें तो इसमें विनर रहे हैं वोल्दार मुर्जीन, ठीक है, ये रशिया के हैं। सेकंड प्लेस पे रहे हैं अलेक्जेंडर ग्रिशुक, ये भी रशिया के हैं। और थर्ड प्लेस पे रहे हैं आयान नेपा मिनियाटिच, ठीक है, आयान नेपोमो निटियाचिच, जो भी नाम है इनका, ये रशिया के प्लेयर हैं, ठीक है, इयान नेपो मिनियाटिच, ठीक है। तो ये तीनों ही रशिया के हैं। ओपन सेक्शन में तीनों प्लेयर जो है रशियन है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। इंडिया का परफॉर्मेंस क्या था ओपन सेक्शन में? तो अर्जुन इरिगासी हैं, उनको 5th प्लेस हासिल हुई थी, ठीक है। अर्जुन इरिगासी फिनिश्ड 5th विद 9 पॉइंट्स, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखनी है, ओपन सेक्शन में इंडिया ने 5th पोजीशन हासिल की है। विमेन सेक्शन में हमने देखा कुनेरू हम्पी ने जीता था। ओपन सेक्शन में वोल्दोर मुर्जिन जो कि रशिया के हैं, वो विनर रहे थे, फर्स्ट प्लेस पे थे। और 5th प्लेस पे इंडिया के अर्जुन इरिगासी थे, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ब्लिट्स चैंपियन ओपन सेक्शन की बात करते हैं। ये ब्लिट्स चैंपियंस ओपन कैटेगरी है, जहां पे विनर रहे थे जॉइंट विनर, ठीक है। जॉइंट विनर कौन रहे थे? मैग्नस कार्लसन और इयान नेपोमनियाटिच, ठीक है, इयान नेपोमानियाटिच, ठीक है। ये एक रशिया के हैं और एक नॉर्वे के हैं। इनको क्या किया गया था? इनको विनर्स को विनर्स ये साबित हुए थे, को विनर्स निकले थे, दो विनर्स इसमें निकल के आए थे ब्लिट्स चैंपियनशिप ओपन सेक्शन में, ठीक है। रनर अप कौन थे? तो वेजली सो थे यूएसए के, ठीक है। बाकी थर्ड प्लेस पे थे जैन क्रिस्टिक डूडा पोलैंड के, ठीक है, जैन क्रिस्टिक डूडा पोलैंड के थर्ड प्लेस पे थे, ठीक है। फिर ब्लिट्स चैंपियन विमेन सेक्शन की बात करें तो इसमें भी इंडिया ने खिताब हासिल किया, ध्यान दीजिएगा। पहले पे थी विनर जो है ब्लिट्स चैंपियन विमेन सेक्शन की, वो थी जू विंदुन जो कि चाइना से हैं, और इन्होंने लेई टिंजी को हरा के ये खिताब जीता था जो कि चाइना से है, ठीक है। और थर्ड प्लेस पे रही थी वैशाली रमेश बाबू, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वैशाली रमेश बाबू जो है थर्ड स्थान हासिल की थी, ठीक है, थर्ड प्लेस हासिल की थी विमेन सेक्शन में, ब्लिट्स चैंपियन के विमेन सेक्शन में। नेक्स्ट स्पोर्ट्स की बात करें तो संतोष ट्रॉफी 2024 ऑर्गेनाइज किया गया था, तो देख लेते हैं इसके बारे में। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? सबसे पहले आपको ये याद रखना है, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। अब देख लेते हैं कौन विनर है, कहाँ पे ये होस्ट किया गया था और कौन सेकंड प्लेस पे था, ठीक है। ये कब हुआ था? तो ये 31 दिसंबर 2024 को हुआ था। 78th संतोष ट्रॉफी है, ठीक है, तो 78वां संस्करण है संतोष ट्रॉफी का, ठीक है। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। विनर कौन रहा है? तो विनर रही है वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल ने जीता है संतोष ट्रॉफी 2024। रनर अप कौन है? तो किसको हरा के जीता है? तो केरला को हरा के ये जीता गया था संतोष ट्रॉफी। कहाँ पे खेला गया था? तो ये तेलंगाना में खेला गया था, जीएमसी बाल योगी स्टेडियम हैदराबाद तेलंगाना में ये खेला गया था। जीएमसी बाल योगी कौन थे? आप हमको कॉमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है, नहीं पता है तो पता करके आप बताइए, ठीक है। तो जीएमसी बाल योगी स्टेडियम हैदराबाद तेलंगाना में 78वां संतोष ट्रॉफी का आयोजन किया गया था,
जिसमें वेस्ट बंगाल ने जीत हासिल की है केरला को हराकर, ठीक है। और ये वेस्ट बंगाल की रिकॉर्ड 33rd टाइटल विन रहा है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि विनर कौन रहा है, वेस्ट बंगाल रहा है। रनर अप कौन था, केरला थी। कहाँ पे आयोजित किया गया था संतोष ट्रॉफी को, तेलंगाना में आयोजित किया गया था। कौन सा संस्करण, तो 78वां संस्करण, ठीक है। किससे संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित है। UDISC रिपोर्ट की चर्चा कर लेते हैं। तो ये UDISC रिपोर्ट क्या है, तो ये यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस रिपोर्ट है, जो कि क्या है, ये क्या बताते हैं, तो ये जितना भी इंडिया में एनरोलमेंट हुआ है, कितने लोगों ने एडमिशन लिया है या कितना एडमिशन कम हुआ है, कितने जेंडर वाइज एडमिशन्स हुए हैं, एनरोलमेंट्स हुए हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में ये रिपोर्ट हमें बताती है, ठीक है। तो ये प्रीलिम्स में तो आपसे कम ही पूछा जाना है, पर मेंस में आप डेफिनेटली इसको कोट कर सकते हैं अपने मेंस आंसर में, डिस्क्रिप्टिव आंसर में, ठीक है। तो ये सिस्टम को किसने डेवलप किया है, UDISC प्लस को, तो ये इट इज़ डेवलप्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी टू रिप्लेस मैनुअल डेटा कलेक्शन, इंप्रूव डेटा कैप्चर, मैपिंग एंड वेरिफिकेशन, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं डेटा वाइज क्या क्या बातें पता चली हैं। तो ओवरऑल इनरोलमेंट जो हुआ है, ओवरऑल एडमिशन जो हुए हैं स्कूल्स में, वो डिक्लाइन किए हैं, ठीक है। 2018-19 से 2023-24 के बीच में, ठीक है। तो 2018-19 में ये थे 26 करोड़ एनरोलमेंट्स हुए थे भारत में, 26 करोड़ एनरोलमेंट्स हुए थे, ये घट के हो गए हैं 24.8 करोड़ एनरोलमेंट्स, ठीक है। तो 6% का डिक्लाइन आया है ओवरऑल एनरोलमेंट्स में, ठीक है। जेंडर वाइज की बात करें तो जो लड़कों का एनरोलमेंट है वो भी कम हुआ है 2018-19 से। तो 2018-19 में ये 13 करोड़ लड़कों के एनरोलमेंट्स हुए थे, अब वो घट के 12.87 करोड़ हुए हैं 2023-24 में, विच इज़ अ डिक्लाइन ऑफ 4.87%, ठीक है। इसी तरीके से गर्ल्स का भी डिक्लाइन हुआ है और ज़्यादा डिक्लाइन नहीं, कम डिक्लाइन हुआ है, ठीक है, लड़कों से कम डिक्लाइन हुआ है, ठीक है। तो 2018-19 में गर्ल्स का जो एनरोलमेंट रेट था वो था 12.49 करोड़ और अब वो घट के हो गया है 11.93 करोड़, ठीक है, विच इज़ अ रिडक्शन ऑफ 4.48%, ठीक है। ये 4.48% डिक्लाइन हुआ है, ठीक है। रीजनल वेरिएशंस की बात कर लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा एनरोलमेंट ड्रॉप जो हुआ है वो बिहार में हुआ है, ठीक है। तो 2018-19 में 2.49 करोड़ एनरोलमेंट हुए थे, जो घट के हो गए हैं 2.13 करोड़ इन 23-24, ठीक है। तो 35 लाख कम स्टूडेंट्स एनरोल हुए हैं 2018-19 से 2023-24 के बीच में। सेकंड पे है उत्तर प्रदेश, जहां पे 4.44 करोड़ से एनरोलमेंट कम होके 4.16 करोड़ एनरोलमेंट हुआ है, ठीक है। तो 28 लाख कम एनरोलमेंट्स हुए हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है। बिहार में 35 लाख कम हुए हैं और उत्तर प्रदेश में 26 लाख। फिर थर्ड पे है महाराष्ट्र, जहां पे 2.32 करोड़ से कम होके 2.13 करोड़ एनरोलमेंट्स हुए हैं, ठीक है, विच इज़ अ डिक्लाइन ऑफ 11.55 लाख स्टूडेंट्स, ठीक है। तो 18 लाख स्टूडेंट के एनरोलमेंट कम हुए हैं महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये बात हो गई रीजनल वेरिएशन की। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ओवर 90% ऑफ स्कूल्स हैव इलेक्ट्रिसिटी एंड जेंडर स्पेसिफिक टॉयलेट्स, ठीक है। तो 90% से ज़्यादा ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे बिजली की व्यवस्था है और अलग अलग जेंडर स्पेसिफिक टॉयलेट्स हैं, ठीक है। फंक्शनल कंप्यूटर्स कहाँ कहाँ पे हैं, तो 57.2% स्कूल्स हैं फंक्शनल कंप्यूटर्स, ठीक है। इंटरनेट एक्सेस कहाँ कहाँ कितने प्रतिशत स्कूलों में है, तो 53.9% स्कूल्स में इंटरनेट फैसिलिटी है। और रैम्प्स बने हुए हैं, ठीक है, रैम्स बने हुए हैं PWDs के लिए 52.3%, ठीक है। 52.3% जो स्कूल्स है वहाँ पे रैम्स की व्यवस्था या सुविधा उपलब्ध है,